नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 पार्ट 2 का प्री का पेपर देखेंगे। पार्ट 1 2018 का ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, The court, after the commencement of prosecution evidence, allows the assistant public prosecutor to withdraw the prosecution. The accused shall be, तो आंसर होगा acquitted। देखिए, जब कोई ट्रायल शुरू होता है तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है वो हमेशा चार्ज फ्रेमिंग के बाद होगा। तो चार्ज फ्रेमिंग के बाद अगर विड्रॉवल होता है तो वो रिजल्ट होगा एक्विटल में, और चार्ज फ्रेमिंग के पहले अगर विड्रॉवल होता है तो उसका इफेक्ट होगा डिस्चार्ज का। अगला सवाल है, अंडर सेक्शन 428 ऑफ सीआरपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज्ड शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन ये केस। तो देखिए, जो ये पहला ऑप्शन है पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ये सेट ऑफ नहीं होता है। ये जो पीरियड ये डिटेंशन है वो इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस होता है, और सब्सटेंटिव सेंटेंस ही जो है वो सेटअप होता है। तो पहला नहीं होगा। सेकंड, पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ द केस, ये आंसर सही होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ये सिमिलर केस, इसका सेट ऑफ नहीं होता है। मतलब अगर एक केस का ट्रायल चल रहा है तो इस बीच में इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के ड्यूरिंग जितने दिनों तक एक्यूज्ड कस्टडी में रहेगा उस पीरियड को जो फाइनल सेंटेंस है उसमें सेट ऑफ मिलेगा, यानी कि उतना दिन वो माइनस करके जो रिमेनिंग डेज बचेंगे उतने दिन उसको कस्टडी में रखा जाएगा। ये आप सेक्शन 428 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। द नॉन एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्टर एंडोर्सिंग द डाइंग डिक्लेरेशन डज नॉट ऑलवेज अफेक्ट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन, तो ये सही है। नॉन साइनिंग ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन बाय ए लिटरेट डिक्लेरेंट अनेबल टू साइन डज नॉट रेंडर द वेरासिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन डाउटफुल, ये भी सही है। मीन्स जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो पढ़ा लिखा है लेकिन वो साइन नहीं कर रहा है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो ओरल भी हो सकता है। तो ओरल होगा तो उसको रिटन फॉर्म में डाला जाएगा, लेकिन उसका सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, यही अगर मजिस्ट्रेट के सामने डाइंग डिक्लेरेशन होगा तो वो राइटिंग में होगा, तो वहाँ पे सिग्नेचर अगर हो सकता है तो मैक्सिमम कोशिश किया जाएगा कि लिया जाए। थर्ड सी देखिए, व्हेन द रिलेटिव्स ऑफ द डिक्लेरेंट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग डाइंग डिक्लेरेशन द डाइंग डिक्लेरेशन वुड नॉट बी रिलेवेंट, ये गलत है। मतलब अगर जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है उसके रिलेटिव वहाँ प्रेजेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिलायबल नहीं है। ऑप्शन डी भी देख लीजिए, द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड इन एफआईआर मे बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव्स ऑफ द डिक्लेरेंट ड्यूरिंग डाइंग डिक्लेरेशन डज नॉट इप्सो फैक्टो मेक्स द डिक्लेरेशन इररिलेवेंट, बट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्यूटरिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेम इररिलेवेंट, यानी कि अगर उस जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है उसको अगर ट्यूटर किया गया यानी पढ़ाई लिखाया गया है तो वैसे में डाउटफुल हो सकता है और इररिलेवेंट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ये लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो देखिए, लीडिंग क्वेश्चन जो 142 में 141 में दे रखा है और 142 बोलता है कि कब नहीं पूछा जा सकता है। तो ऐसे केस में 142 देखिए, इसका आंसर होगा व्हेन मैटर इन क्वेश्चन इज सफिशिएंटली प्रूव्ड। तो अगर ये एक तो सफिशिएंटली प्रूव्ड होता है तब एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इंट्रोडक्टरी इन नेचर हो तो भी पूछा जा सकता है। तो इंट्रोडक्टरी इन नेचर यहाँ पे देखिए नॉट इंट्रोडक्टरी है, अगर ये नॉट नहीं होता और ये नॉट डिस्प्यूटेड होता तो ये भी ऑप्शन सही होता। मीन्स एग्जामिनेशन इन चीफ में
लीडिंग क्वेश्चन तभी पूछे जा सकते हैं जब वो सफिशिएंटली प्रूव्ड हो और इंट्रोडक्टरी इन नेचर हो। तो इसका देखिए जो 142 है वो बोलता है लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी कि ये जनरल रूल है और प्लस री एग्जामिनेशन, ये दो केस में जनरल रूल है कि लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चंस एज टू मैटर्स विच आर इंट्रोडक्टरी, ये मैंने बताया, और अनडिस्प्यूटेड और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड। यानी ये तीन वर्ड आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ये फर्म इज डिजॉल्व। तो ये तीनों केसेस हैं जब फर्म डिजॉल्व हो जाएगा। कब? जब अगर किसी फिक्स टर्म के लिए कोई पार्टनरशिप बना है और वो टर्म एक्सपायर कर गया तब। इफ कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, मीन्स अगर किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म बना है और वो पर्पस सॉल्व हो गया तो वो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बाय द डेथ ऑफ ये पार्टनर, तो ये इस केस में भी डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन वही है, एक्सेप्शन है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इन द कॉन्ट्रैरी, मतलब इसके अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इन सब कंडीशन होने पे भी अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो वो प्रिवेल करेगा। और यहाँ पे आप सेक्शन 42 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट देख सकते हैं, वो बोलता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ये फर्म इज डिजॉल्व इफ कंस्टिट्यूटेड फॉर ये फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, ये ऑप्शन ये था। इफ कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, ये ऑप्शन बी था। और ऑप्शन सी था बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये तीनों केसेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो डिजॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आई थिंक हाँ क्वेश्चन नंबर 6 ही है ये। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ये, तो आंसर होगा बेली। और ये आपको दे रखा है सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बोलता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बेली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन सो फार एज सेक्शन 20 ऑफ CPC इज कंसर्न। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसके ऑप्शन एज पर सेक्शन 20 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ द CPC अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 2002। तो ये कई बार पूछा गया है और इसका आंसर है स्लैम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज द मॉर्गेजर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। तो इसका आंसर है यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज में क्या होता है कि जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देता है, और ये भी होता है कि उस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट है वो मॉर्गेज मनी के अगेंस्ट में, चाहे वो इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल मनी हो, उसके अगेंस्ट में उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट हो रहा है उसका यूटिलाइजेशन हो। और ये आपको दे रखा है सेक्शन 58 का डी में। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ये डील करता है वॉइड मैरिजेस से। द मैरिज में बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इफ, मतलब कब मैरिज जो है वो वॉइड होंगे। मैंने शायद वॉइडेबल बोला था लेकिन सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज दे रखा है। द पार्टीज आर विद इन द डिक्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये होगा। एट द टाइम ऑफ द मैरिज वन ऑफ द पार्टीज वॉज इनकेपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू इट्स कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये नहीं होगा, ये वॉइडेबल मैरिज की बात करता है। एट द टाइम ऑफ द मैरिज वन ऑफ द पार्टीज वॉज सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, ये भी नहीं होगा, ये वॉइडेबल मैरिज की बात करता है। इन ऑल ऑफ द सर्कमस्टांसेस, तो आंसर होगा ए, यानी कि जब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है और मैरिज होती है तो वो मैरिज वॉइड होगा अंडर सेक्शन 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड
फ्रॉम हर फादर इन लॉ अंडर, तो इसका आंसर है सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं कब वो फादर इन लॉ से क्लेम कर सकता है। तो पहला कि वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, और इसके अलावा वो अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस कहाँ से, तो फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर और मदर। सेकेंड, फ्रॉम द एस्टेट ऑफ फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी और हिज और हर एस्टेट। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी फादर इन लॉ से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलरिटीज ऑफ ए मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू सो विसिएट द प्रोसीडिंग। तो इसका आंसर है सी, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी। और जो विसिएट और नॉट विसिएट का जो दे रखा है, तो सेक्शन 460 ऑफ सीआरपीसी में इरेगुलरिटी विच डज नॉट विसिएट द प्रोसीडिंग दे रखा है, और 461 में इरेगुलरिटी विच विसिएट द प्रोसीडिंग दे रखा है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये लंबा लिस्ट है और इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन 436A ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू एन एक्यूज्ड पेंडिंग ट्रायल इफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो और इसका आंसर है कि जितना जो मैक्सिमम अवार्ड होता है उसका अगर 50% उसने इम्प्रिजनमेंट में गुजार दिया है और ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है, तो ऐसे में उसको बेल मिल जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन देख रखे हैं, इसमें से पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है। तो ये मैप डॉक्यूमेंट है, वर्ड्स लिथोग्राफ डॉक्यूमेंट है, इंस्क्रिप्शन ऑन ये स्टोन ये भी डॉक्यूमेंट है, ये पीस ऑफ मेटल विथ इंस्क्रिप्शन दैट वाज यूज्ड टू कॉज फैटल इंजरी। तो ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा क्योंकि ये एज ए वेपन यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंट ऑफ यूज जो है डॉक्यूमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो देखा जाएगा, उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो देखिए डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन क्या दिया है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टांस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज। ये इंपॉर्टेंट है, इंटेंडेड टू बी यूज और विच में बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो देखिए यहाँ पे जो मेटल पीस था वो किसी वर्ड लिथोग्राफ वगैरह को रिकॉर्ड करने के पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया, उस पर इंस्क्रिप्शन है लेकिन उसका यूज हुआ है टू कॉज फैटल इंजरी। यहाँ से एक सवाल निकल के आता है कि जो वेपन्स हैं यूज होते हैं ऑफेंस कमिट करने में, वो उसकी रिलेवेंसी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन ड्राइव करता है, ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये कहाँ पे रिलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी कोर्ट ऑफ सेशंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर क्लास ऑफ। तो आंसर है क्रिमिनल कोर्ट्स, और ये आपको दे रखा है सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी में। क्वेश्चन नंबर 16, whether a court of sessions has power to add any person for trial without there being a committal order against such person। तो आंसर है यस, और ये आप सेक्शन 319 देखेंगे सीआरपीसी, तो वहां से होता है कि देखिए अगर आप सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी देखेंगे तो वो स्पेसिफिकली बात करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। इसी का एक्सेप्शन है सेक्शन 319, और एक और एक्सेप्शन है सेक्शन 199 का सबसेक्शन 2। तो ये दो जगहों पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सेक्शन 319 है, इस पे मेंस के भी सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ए इज ए फर्नीचर प्रोड्यूसर एट सहारनपुर, बी कैरीज ऑन बिजनेस एट वाराणसी। देखिए ये सहारनपुर है, यहाँ पे ए जो है वो बिजनेस कर रहा है, बी कैरीज बिजनेस एट वाराणसी, यहाँ पे बी कर रहा है, थ्रू हिज एजेंट एट सहारनपुर, यानी कि यहाँ पे एक एजेंट है बी का, इसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो बी थ्रू हिज एजेंट एट सहारनपुर बाय 100 चेयर्स फ्रॉम ए एंड रिक्वायर्स ए टू डिलीवर देम टू सी, सी को डिलीवर करना है 100 चेयर ए के द्वारा, कहाँ पे, सहारनपुर पे, सहारनपुर में। बी फेल्स टू पे द प्राइस ऑफ द चेयर्स परचेज, यानी कि बी जो है वो प्राइस नहीं दे पाता है, तो ऐसे केस में जो ए है वो कहाँ पे सूट फाइल करेगा, बी के अगेंस्ट में। तो देखिए अगर आप सेक्शन 20 देखेंगे, 20 का सी, तो ये बोलता है कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज होगा, क्योंकि डिलीवरी करना था सहारनपुर में, तो सहारनपुर में होगा, और इसके अलावा वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड, यानी कि बनारस में, तो ये दो जगह हुए जहाँ सहारनपुर और वाराणसी, ये दोनों जगह होंगे। तो ये दोनों जो हैं क्लॉजेज ए एंड क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 20 के अनुसार है। तो क्लॉज ये बोलता है जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है या बिजनेस करता है, और सी बोलता है जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो क्लॉज ए के अनुसार वाराणसी और क्लॉज सी के अनुसार सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 18, और इनफैक्ट देखिए ये इलस्ट्रेशन ए जो है सेक्शन 20 का वो सिमिलर है जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, इसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये लेट्स ए प्रीमाइसेस टू बेट एट ए ईयरली रेंट ऑफ ₹50,000, द रेंट फॉर होल ऑफ द years 2014, 15, 16 and 2017 is due and unpaid. Ye sues B in 2018 only for the rent due for 14 and 15. तो ऐसे केस में क्या होगा, तो 14 और 15 के लिए किया, तो 16 एंड 17 के लिए वो नहीं कर सकता है, और ये आपका जो है ऑर्डर 2 रूल 2 के अनुसार है। देखिए बी में क्या है, ये बाय सेपरेट सूट, इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है मैं वो पढ़ रहा हूँ, ये बाय सेपरेट सूट कैन नॉट आफ्टर वाट स्यू बी फॉर द रेंट ड्यू फॉर 2016 एंड 2017। और जैसा मैंने बताया कि ऑर्डर 2 का रूल 2 क्या बोलता है कि जो भी सूट अगर फाइल करेंगे उसको कंप्रहेंसिव होना चाहिए, और अगर वहाँ पे कुछ आप रिलिंक्विश कर देते हैं या कुछ अपने क्लेम का कुछ पोर्शन को रिलिक्विश कर सकते हैं, तो आप उस रिलिक्विश्ड पोर्शन को क्लेम करने के लिए दोबारा सूट नहीं ला सकते हैं। इनफैक्ट इसका एक इलस्ट्रेशन भी सिमिलर है, आप इसे देखिएगा अपने बैरैक्ट में या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ये सिमिलर इलस्ट्रेशन है जैसा क्वेश्चन में पूछा गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ यूपी। ये जीके का क्वेश्चन हो गया कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो स्टेट ऑफ यूपी में नहीं है, तो इसका आंसर है कुंभलगढ़ वाइल्ड सेंचुरी जो कि सिचुएटेड है राजस्थान में। बाकी जो 3 है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों यूपी में हैं। जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 20, द स्पेशल प्रोविजंस टू फाइनेंस व्हील्स इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, तो इसका आंसर है आर्टिकल 117 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंस बिल की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 21, द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय, तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये आप आर्टिकल 60 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो वहाँ पे ये बोलता है। क्वेश्चन नंबर 22, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये दे रखा है आपका आर्टिकल 316 का क्लॉज 1 में। अपॉइंट देख लेते हैं आर्टिकल 316 का 1, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ ये पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड इन द केस ऑफ द यूनियन कमीशन, और ये ज्वाइंट कमीशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है।
और यही अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे तो वहाँ गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। दोनों आर्टिकल 316 का क्लॉज 1 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर डेथ ऑफ ए टेनेंट हिंदू बाय रिलीजन ऑफ बिल्डिंग कवर्ड बाय यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 हु इन द प्रेजेंस ऑफ अदर हेयर्स विल नॉट इनहेरिट द टेनेंसी। मतलब एक हिंदू टेनेंट है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो यूपी मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसमें कौन जो है वो इनहेरिट करेगा, कौन है जो इनहेरिट नहीं करेगा, तो फादर। मतलब अगर एक एक्स है जो टेनेंट है, इसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के केस में जो टेनेंसी इनहेरिट होगी वो इसके मदर के द्वारा होगा, इसके विडो के द्वारा होगा और इसके सन के द्वारा होगा, फादर के द्वारा इनहेरिट नहीं होगा। ये कुछ जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लास 2 ईयर की बात करता है, कुछ ये वैसा है क्योंकि फादर जो है क्लास 2 ईयर्स है, लेकिन ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये इनफैक्ट ये जो यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि फादर इनहेरिट नहीं करेगा। कौन कौन इनहेरिट करेगा, कौन फैमिली के अंदर आते हैं, वो दे रखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, रेंट अंडर द यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 would in the absence of any contract in writing to the contractor include। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं वाटर टैक्स ऑप्शन माना है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन जो ऑप्शन है वो जो एक जजमेंट है राकेश कुमार जैन वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इसमें वाटर टैक्स और हाउस टैक्स ये दोनों को इंक्लूड किया गया है रेंट में, तो ये चैलेंजेबल है। फिलहाल याद रखिए कि वाटर टैक्स को माना है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन में अगर रहता बोथ ए एंड बी तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वाटर टैक्स ही लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज इनकरेक्ट। 6 month notice under the proviso to subsection 1 of section 21 of Act of 1972 is, तो इसका आंसर है not required to be given if release application is filed after 3 years of purchase of the premises। ये आप सेक्शन 21 एक बार देखिएगा, लोकल लॉ में बहुत डिटेल में डील नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 26, एविक्शन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ एक्ट ऑफ 1972 कुड बी एनफोर्स थ्रू। कैसे इन्फोर्स हो सकता है, तो आंसर है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, और ये सेक्शन 23 में दे रखा है। सेक्शन 23 ऑफ एक्ट ऑफ 1972 देखिए, द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, देखिए पहले ही सेंटेंस में आ गया, मे यूज और काउज टू बी यूज सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर एविक्टिंग एनी टेनेंट against whom an order is made under section 21 or on appeal under section 22 as the case may be, or against any other person found in actual occupation and for putting the landlord into possession। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, in case of bona fide dispute as regards the person entitled to receive rent, the tenant can deposit the rent under the UP Rent Control Act before। मतलब अगर बोनाफाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंडलॉर्ड है, तो ऐसे केस में जो टेनेंट है वो रेंट कहाँ डिपॉजिट करेगा। मीन्स अगर कन्फ्यूजन है, डिस्प्यूट है कि किसको रेंट देना है, तो वैसे केस में टेनेंट कहाँ डिपॉजिट करेगा, तो इसका आंसर है द मुंसिफ हैविंग जुरिस्डिक्शन, और ये दे रखा है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1972 अप्लाइज ओनली टू लैंड लेट आउट वेयर द टेनेंट हैज इरेक्टेड परमानेंट स्ट्रक्चर एंड इनकर्ड एक्सपेंस विथ लैंडलॉर्ड कंसेंट। तो इसका आंसर है सेक्शन 20 सबसेक्शन 2।
और स्पेसिफिकली उसका क्लॉज सी जो है वो बोलता है कि इफ़ द टेनेंट हैज विदाउट द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड मेड और परमिटेड टू बी मेड एनी सच कंस्ट्रक्शन और द स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इन द बिल्डिंग एज इज लाइकली टू डिमिनिश इट्स वैल्यू और यूटिलिटी और टू डिसफिगर इट, ही इज लायबल टू बी एविक्टेड। इसके आगे देखिए, बट इफ द कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरल अल्टरेशन वाज मेड विथ द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड देन इट्स नॉट ए ग्राउंड ऑफ एविक्शन एंड सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, मतलब अगर कंसेंट से चेंज किया है तो वो एक ग्राउंड नहीं हो सकता उस टेनेंट के एविक्शन का। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज इनकरेक्ट? इन ए डेवलपमेंट एरिया notified under the UP Urban Planning and Development Act 1973, the Development Authority has power to, तो आंसर है इसका चेंज लैंड यूसेज और स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये दे रखा है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 ऑफ यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में। इसको जो सेक्शन 13 का मार्जिनल हेडिंग है वो बोलता है अमेंडमेंट ऑफ प्लान। तो द अथॉरिटी में मेक एनी अमेंडमेंट्स इन द मास्टर प्लान और द जनरल डेवलपमेंट प्लान एज इट थिंक्स फिट, बीइंग अमेंडमेंट्स which in its opinion do not affect important alteration in the character of the plan and which do not relate to the extent of land uses or the standard of population density। तो देखिए यहाँ एक बार फिर से आते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि लैंड यूजेस या उसके स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डेंसिटी को वो चेंज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 30, completion certificate under the UP Urban Planning and Development Act, if not granted or refused after service of a statutory notice, is deemed to be granted after expiry of, तो आंसर है 3 months। मीन्स अगर कंप्लीसन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, मतलब किसी ने घर बनाया और कंप्लीसन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और अगर कंप्लीसन सर्टिफिकेट नहीं ग्रांट हुआ या रिफ्यूज हो गया आफ्टर सर्विस ऑफ स्टैट्यूटरी नोटिस, तो 3 महीने के बाद ये माना जाएगा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो दे दिया गया है। और ये आपको दे रखा है सेक्शन 15A का सब सेक्शन 1। आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज करेक्ट? अभी कुछ देर पहले हमने इनकरेक्ट देखा था, अब आया करेक्ट। एन एनक्रोचमेंट मेड ऑन पब्लिक लैंड बाय ए पर्सन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1997 शैल बी, तो आंसर है रिहेबिलिटेटेड बाय अलॉटिंग अल्टरनेटिव लैंड। मतलब अगर किसी ने एनक्रोच कर लिया पब्लिक लैंड में, जो कि वैसे पर्सन हैं जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे केस में उनको हटाने से पहले उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन के लिए ज़मीन देनी होगी, उनको रिहेबिलिटेट करना होगा। और ये दे रखा है सेक्शन 26A का सब सेक्शन 4 में। देखिए उसका प्रोवाइजो है, provided that any encroachment made on public land by a person belonging to weaker section on or before the date of commencement of the UP Urban Planning and Development Amendment Act 1997 shall not be removed, देखिए shall not be removed until alternative land or accommodation is offered to rehabilitate him in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following proceedings will not abate upon publication of notification under subsection 2 of section 4 of the UP Consolidation of Holding Acts 1953? तो इसका आंसर है लास्ट, सूट फॉर इंजंक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड बियॉन्ड द कंसोलिडेशन एरिया। देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इस ऑप्शन से ही करेक्ट आंसर निकल के आता है। सवाल है कि जिस एरिया जब नोटिफिकेशन इशू होता है अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ऑफ यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एरिया, तो वैसे में कुछ सूट वगैरह एबेट हो जाते हैं, लेकिन जिस जगह पे
ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन में क्या दे रखा है, सूट फॉर इंजंक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड बियॉन्ड द कंसोलिडेशन एरिया। तो बियॉन्ड द कंसोलिडेशन एरिया तो ये एक्ट अप्लाई ही नहीं करेगा, तो वहाँ सूट एबेट करेगा ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, लैंड अंडर द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट्स मींस लैंड यूज फॉर। तो ये जो है ये डिलीट हो गया था, तो इसको रहने देते हैं, ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोविजन ऑफ द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट क्रिएट्स ये बार ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स टू एंटरटेन क्लेम्स विथ रेस्पेक्ट टू राइट्स विच कुड और आउट टू हैव बीन एजिटेटेड अंडर द एक्ट। तो इसका आंसर है सेक्शन 49। सेक्शन 49 जो है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल एंड रेवेन्यू कोड को बार करता है। क्वेश्चन नंबर 35, which schedule enumerates the enactment which stand repealed by the UP Municipality Acts 1916। तो ये इसका आंसर है शेड्यूल 9, शेड्यूल 9 ऑफ यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट का जो है वो। क्वेश्चन नंबर 36, एन अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर द यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट्स लाइज टू द, मतलब असेसमेंट ऑर्डर अगर पास हुआ है तो उसके अगेंस्ट में अपील कहाँ लाई करेगा, तो आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये दे रखा है सेक्शन 160 ऑफ द यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 में। क्वेश्चन नंबर 37, एन इलेक्शन पिटीशन चैलेंजिंग इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी अंडर द यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट कुड बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल बाय। तो इसका आंसर है हाई कोर्ट। मतलब कोई भी इलेक्शन पिटीशन है जो म्यूनिसिपैलिटी मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो उसका ट्रांसफर कौन करेगा, तो हाई कोर्ट करेगा, और ये दे रखा है आपको सेक्शन 43B में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्शन पिटीशन अंडर द यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 इज नॉट मेंटेनेबल एट द इंस्टांस ऑफ। तो इसका आंसर है एनी सिंगल वोटर, यानी कि वोटर जो है वो कभी भी एग्रीव नहीं होता है इलेक्शन रिजल्ट से। कौन होंगे, मतलब एक सिंगल वोटर नहीं है, जब 20 इलेक्टर्स होंगे तो वो कर सकते हैं, या अनसक्सेसफुल कैंडिडेट कर सकता है, और तीसरा वैसा पर्सन कर सकता है जो ये क्लेम करता है कि उसका नॉमिनेशन जो है वो इम्प्रॉपरली रिजेक्ट हुआ है। तो ये 3 लोग हैं, 3 क्लासेस ऑफ पर्सन्स हैं जो कि किसी भी इलेक्शन पिटीशन के द्वारा इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं, और ये दे रखा है सेक्शन 20 का सबसेक्शन 3 में यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट का। क्वेश्चन नंबर 39, द टर्म ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इज, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आंसर है 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 years सब में दे रखा है, लेकिन ये डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग ये इंपॉर्टेंट है, और ये दे रखा है सेक्शन 10A का सबसेक्शन 1 में, जो बोलता है टर्म ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, एवरी म्यूनिसिपैलिटी शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व अंडर सेक्शन 39 कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इफ ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ एन अपील रिलेटिंग टू टैक्स अंडर द यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 ये क्वेश्चन एज टू प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट अराइजेज ऑन विच द ऑफिसर हियरिंग द अपील इंटरटेन्स रीजनेबल डाउट विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स इज ओपन टू हिम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिफर द मैटर टू द हाई कोर्ट फॉर डिसीजन। मीन्स अगर असेसमेंट रिलेटेड कोई डाउट क्रिएट होता है तो उसके लिए जो है मैटर को रिफर किया जाएगा हाई कोर्ट को, और ये दे रखा है सेक्शन 162 ऑफ द यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, जो बात करता है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट की। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज इनकरेक्ट, ये पार्टी टू ये सिविल केस में अपीयर बिफोर न्याय पंचायत। तो इसमें थ्रू लॉयर्स, ये जो है ऑप्शन ये गलत है, मीन्स लॉयर को न्याय पंचायत में अपीयर होने का मतलब ये पार्टी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड थ्रू लॉयर, और ये दे रखा है सेक्शन 80 ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 में।
जो बोलता है लीगल प्रैक्टिशनर नॉट टू अपीयर बिफोर न्याय पंचायत। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट? ऑर्डर ऑफ न्याय पंचायत अंडर द यूपी पंचायत राज एक्ट इज रिवाइजेबल बाय। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है ये ऑप्शन गलत है, और ये मतलब तो जो डिवीजन है वो कहाँ मेंटेनेबल है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ और मुंसिफ के पास, और ये सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी होगा। ये देखिए दे रखा है सेक्शन 89 का सब सेक्शन 1 में, जो बोलता है डिवीजन की बात करता है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ अकॉर्डिंग एज इट इज क्रिमिनल और सिविल केस में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी मेड विद इन 60 days from the date of the order complained of, where personal service of summons had not been effected on the application from the date or the knowledge of the order called for the record of any case which has been decided by a Nyaya Panchayat, and if it appears to him that injustice or material irregularity has occurred, he may make such order in the case as he thinks fit। यानी यहाँ से ये निकल के आता है कि मान लीजिए कि एक सिविल केस है, तो ऐसे केस में मुंसिफ, और अगर ये क्रिमिनल केस है तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट, इनके पास रिवीजन का पावर है। अगर 60 डेज के अंदर ऑर्डर पास होने के 60 डेज के अंदर या तो खुद या एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज के बेसिस पे ये रिवाइज कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ न्याय पंचायत। क्वेश्चन नंबर 43, ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ ग्राम प्रधान पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द यूपी पंचायत राज एक्ट कैन बी चैलेंज। मतलब अगर ग्राम प्रधान को रिमूव कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस ऑर्डर को कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? तो आंसर है बाय फाइलिंग ए रीट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 44, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 डज नॉट रिपील। एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपी जेडे की जगह यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 से क्वेश्चन, मतलब यूपी जेडे की जगह यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 शामिल किया गया है 2018 के एग्जाम से। 2016 तक यूपी जेडे था। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 डज नॉट रिपील। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1939। बाकी जो 3 एक्ट हैं, यानी कि यूपी जेडे, इसके बाद यूपी विलेज आबादी एक्ट और यूपी एबेटमेंट ऑफ रेंट सूट एक्ट्स, ये तीनों को रिपील कर दिया गया है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से, और ये आपको मिलेगा एज पर सेक्शन 2 and 230 रेड विथ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। क्वेश्चन नंबर 45, विच प्रोविजन ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड कन्फर्स पावर अपॉन द अथॉरिटीज टू डायरेक्ट डिस्पोजिशन ऑफ पर्सन्स इन रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी। यानी ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल पोजीशन है किसी लोगों के पास, तो कौन सा सेक्शन है वो ऑथराइज करता है अथॉरिटीज़ को कि उसको डिस्पोजेस किया जाए? तो इसका आंसर है सेक्शन 67। क्वेश्चन नंबर 46, अगेंस्ट विच जजमेंट अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 सेकेंड अपील डज नॉट लाई टू द बोर्ड। तो इसका आंसर है सूट फॉर इंजंक्शन अंडर सेक्शन 133, और ये दे रखा है सेक्शन 208 रेड विथ थर्ड शेड्यूल ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड। क्वेश्चन 47, विच इज फॉल्स, नो अपील लाइज अगेंस्ट एनी ऑर्डर और डिक्री मेड अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा सेक्शन 207 और 208 देखिएगा रेड विथ थर्ड शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 48, एन ऑब्जेक्शन रिलेटिंग टू मटेरियल इरेगुलरिटी और मिस्टेक इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग एन ऑक्शन सेल कुड बी फाइल्ड अंडर द यूपी रेवेन्यू कोड 2006 बिफोर। तो इसका आंसर है कमिश्नर, और ये आपको दे रखा है सेक्शन 193 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड में। क्वेश्चन नंबर 49, एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एन अलॉटमेंट एंड लीज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कुड बी मेड विद इन। मतलब कैंसिलेशन ऑफ एन अलॉटमेंट एंड लीज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड कुड बी मेड विद इन। तो आंसर है 5 years, और ये आपको दे रखा है
एज पर सेक्शन 128 सब सेक्शन ए ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड। इसको आप लोग देखिएगा। बेयर एक्ट इनफैक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल है, समय बहुत कम रह गया है। 4 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है और आज 24 मार्च है, मीन्स 7 और 3 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। एज पर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 166 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर शैल मेक, तो आंसर है रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 166 जो है वो गवर्नर को रूल मेकिंग पावर देता है। आर्टिकल 166 का मार्जिनल हेडिंग बोलता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ये स्टेट। क्वेश्चन नंबर 52। ये कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द डिफिकल्टीज अंडर विच दे लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशंस एज टू द स्टेप्स that should be taken by the Union of India to remove such difficulties to improve their conditions can be made by the President of India as per, तो इसका आंसर है आर्टिकल 340। ये कमीशन की बात करता है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके कंडीशन को एवेल्यूएट करने के लिए जो है। तो ये देखिए आर्टिकल 340 मार्जिनल हेडिंग बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 53। विच वन इज द करेक्ट आंसर। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आइए देखते हैं क्या करके। एज पर आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। तो ये सही है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। ये आप आर्टिकल 332 एक बार देख लीजिए। Seats shall be reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes except the scheduled tribes in the autonomous district of Assam in the legislative assembly of every state। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 54। No person shall be deprived of his property save by authority of law it is, तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो दे रखा है आर्टिकल 300A में। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 19(1) का F जो था उसमें सॉरी 19(1) नहीं 19(1) में हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 55। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स, आप सबको पता होगा कि 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 56। द करेक्ट नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज, तो आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 57। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज, तो इसका आंसर है जस्टिस एच.जी. कानिया। क्वेश्चन नंबर 58। द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो इसका आंसर है एम.सी. सेटलवाड। ये स्टैटिक जी के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हु रोट द बुक रोजेज इन दिसंबर, तो इसका आंसर है जस्टिस एम.सी. चागला। क्वेश्चन नंबर 60। दादा साहब फाल्के अवार्ड एफिलिएटेड विथ, तो इसका आंसर है सिनेमा, जिनके नाम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हिंदी फीचर फिल्म इज डायरेक्टेड बाय द फेमस बंगाली फिल्म डायरेक्टर श्री सत्यजीत राय, तो इसका आंसर है शतरंज के खिलाड़ी। और मैंने यहाँ पे चारों मूवीज़ के डायरेक्टर का नाम लिखा है। 2 बीघा जमीन डायरेक्टेड बाय बिमल रॉय, आरोहण डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल, शतरंज के खिलाड़ी डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे और आक्रोश इज डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। क्वेश्चन नंबर 62। द फर्स्ट इंडिजेनियसली मेड हिंदी सिनेकलर फीचर फिल्म इज, तो इसका आंसर है किसान कन्या। क्वेश्चन नंबर 63। श्री रंजीत सिंह जी बिहाइंड हुम द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि रणजी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, इज नेम्ड वाज फ्रॉम द स्टेट ऑफ, तो इसका आंसर है सौराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 64। द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया वाज ओन बाय द इंडियन क्रिकेट टीम अंडर द कैप्टेंसी ऑफ, तो इसका आंसर है विराट कोहली।
क्वेश्चन नंबर 65, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट हु वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, तो इसका आंसर है कमलजीत संधू। ये जो एथलीट थे 1970 बैंकॉक एशियन गेम में 400 मीटर रेस में गोल्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 66, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनके ऑथर का नाम पूछा है, तो इसका आंसर है अरुंधति राव। क्वेश्चन नंबर 67, सिंगर ऑफ पॉपुलर हिंदी सॉन्ग नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, तो इसके सिंगर कौन थे, तो इसका आंसर है शांति माथुर। क्वेश्चन नंबर 68, द हाइट ऑफ अ स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट नर्मदा गुजरात इज, तो इसका आंसर है 597 फीट। आप लोगों ने इसे मीटर में सुना होगा, तो इसकी हाइट है 182 मीटर और 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि अगर अभी फीट में पूछा है तो हो सकता है कभी मीटर में पूछ दे, तो आपको कन्वर्ट करने में आसानी होगी। तो याद रखिएगा 182 मीटर या 597 फीट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, ऑथर ऑफ द फेमस बुक बिफोर मेमोरी फेड्स, तो इसका आंसर है एफ.एस. नरीमन, जो कि एक वेल नोन एडवोकेट थे। अर्थशास्त्र इज बुक रिटन बाय, तो इसका आंसर है कौटिल्य। इसके बाद एक और सवाल आया था यूपीएससी का, कौन सा ईयर है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें मैं उस सवाल को बताता हूँ आपको। वो सवाल था, एक बुक का नाम दे रखा था, बुक का नाम था कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसके ऑथर का नाम पूछा था। मतलब देखिए यहाँ पे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, लेकिन एक बुक का नाम है जिसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के जो ऑथर है उसका नाम पूछा था, तो वो थे स्वामी चिद्दतमन जी महाराज। तो ये यूपी में ही पूछा गया था यूपीएससी में, तो याद रखिएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र was written by स्वामी चिद्दतमन जी महाराज। क्वेश्चन नंबर 71, in which of the following cases decriminalizing homosexuality the Supreme Court of India held that consensual sexual act between adults cannot be a crime, तो इसका आंसर है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2018 का जजमेंट है, जिसके इस जजमेंट में कुछ पोर्शन जो है सेक्शन 377 को उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, कुछ पोर्शन को अभी भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 72, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन द लॉ रिलेटिंग टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी इन द केस ऑफ, तो इसका आंसर है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस चेरियन वारके कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 73, अंडर ऑर्डर 32 रूल 9 ऑफ द सीपीसी ये नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ ए माइनर कैन बी रिमूव, मतलब नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ ए माइनर कब रिमूव किया जा सकता है, तो आंसर है फॉर एनी ऑफ द एबव रीजन, यानी कौन कौन सा, इफ ही सीजेस टू रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, तो अगर वो इंडिया में नहीं रह रहा है तो माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड है वेयर हिज इंटरेस्ट बिकम्स एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर, यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड को माइनर के बेनिफिट के लिए रखा गया है, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट अगर एडवर्स हो जाए तो उसे कंटिन्यू नहीं करने दिया जा सकता है। और तीसरा वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ऑब्वियसली उसे माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया और वो उस ड्यूटी को नहीं करता है तो उसे हटाना ही बेहतर होगा। ये जो रूल 9 ऑफ ऑर्डर 32 उसको देखेंगे, वो उसका मार्जिनल हेडिंग ही बोलता है रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, और इसमें ग्राउंड दे रखे हैं कि कब कब उससे हटाया जा सकता है किन केसेस में। क्वेश्चन नंबर 74, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज, आंसर है वॉइड, और ये आप सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पाएंगे, जो बोलता है एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वॉइड। क्वेश्चन नंबर 75, द रूल ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटोर इज रिलेटेड टू द टॉट ऑफ, तो इसका आंसर है नेग्लिजेंस, और ये सवाल रिपीटेड है यूपी का, समझिए ये प्राइवेट सवाल है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76,
If a person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he may file a suit to recover possession under section 6 of स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विदिन, तो इसका आंसर है विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। और ये स्पेसिफिकली दे रखा है सेक्शन 2 के सबसेक्शन सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77, द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रीफरिंग एन अपील अंडर सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज, तो इसका आंसर है 90 डेज। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने बिहार का एग्ज़ाम दिया होगा तो बिहार के एजेएस में फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 92 जो है वो अपील की बात करता है, और अपील में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहाँ दे रखा है वो 30 डेज है। अब देखिए, जहाँ भी फैमिली कोर्ट्स एक्ट है वहाँ पे फैमिली कोर्ट्स एक्ट जहाँ भी फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट, वहाँ फैमिली कोर्ट एक्ट लागू होगा। तो अब देखिए कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके जो सूट हों वो भी फैमिली कोर्ट में ट्राई होंगे, तो अगर फैमिली कोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई ऑर्डर पास करता है तो उसका जो अपील होगा वो कितने दिनों में होगा, 30 डेज या 90 डेज? ये सवाल है मेरा आप लोगों से, इसका आंसर दीजिए कमेंट में, और विथ रीजनिंग कि कौन, अगर 30 डेज है तो क्यों होगा, अगर 90 डेज है तो क्यों होगा। मेरे ख्याल से सवाल क्लियर होगा। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 28 पीरियड ऑफ लिमिटेशन 90 डेज की बात करता है, जबकि फैमिली कोर्ट में 30 डेज है, यानी कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन इज एक्सपायरिंग ऑन ए हॉलीडे द एप्लीकेशन शुड बी, मतलब कब होगा, तो मे बी मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स, और ये आपका सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पे सवाल है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, ये स्यूज बी फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विथ ए कैरियज फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज वेयर बाय ये वाज इंजोर्ड द फैक्ट दैट बी वाज हैबिचुअली नेग्लिजेंट अबाउट द कैरियज विच ही लेड टू हायर इज, तो आंसर है इसका इरिलेवेंट। और ये आपको सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 में दे रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। और सेक्शन 14 का जो इलस्ट्रेशन एन है वो कुछ इस तरह की ही बात करता है। क्वेश्चन नंबर 80, द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल मीन्स, तो इसका आंसर है द रिस्ट्रिक्शन टू मेक अ स्टेटमेंट कॉन्ट्रारी टू द अर्लियर स्टेटमेंट और एडमिशन। एस्टॉपल का मैंने यहाँ डिटेल दिया है, आप इसे वीडियो पॉज करके इसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, an accused in police custody informs to the station house officer that the key by which he opened the safe and committed theft is kept by him in the patio of his house, तो इसमें से कौन सा पोर्शन जो है वो एडमिसिबल होगा, मतलब कौन सा पोर्शन एडमिसिबल होगा और प्रूव किया जा सकता है, तो इसका आंसर है फॉर कीपिंग द की इन पैसियो ऑफ हाउस। ये एक्सप्लेनेशन जो है इसका वो सेक्शन 27 में आप देखिएगा कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड में बी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 82, इन ए ट्रायल व्हाइल एक्सप्लेनिंग एनी सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम एन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग मर्डर स्टेट्स दैट ड्यू टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन he was deprived of the power of self-control and thus gave a single lathi blow to A causing his death. The burden to prove grave and sudden provocation is on, तो आंसर है the accused। और सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस है वो बोलता है कि जो एक्यूज का केस वो किसी आईपीसी के किसी एक्सेप्शन में आता है, ये प्रूव करने की जिम्मेवारी एक्यूज को होती है। क्वेश्चन नंबर 83,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ ए रेप केस ए पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट कॉजेज ए नाइफ इंजुरी टू अनदर पर्सन बिफोर द कोर्ट, द जज बिफोर हुम द इंसिडेंट टुक प्लेस। तो इसका आंसर है मे बी एग्जामिन्ड एज विटनेस। और ये आप देखिएगा सेक्शन 121 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसका इलस्ट्रेशन सी जो है वो स्पेसिफिकली इसी की बात करता है। इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ये एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ, ये इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर ए पुलिस ऑफिसर वाइल्स ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी, ये सेशन जज। बी में बी एग्जामिन एज टू व्हाट अकर्ड, यानी कि बी को एज ए विटनेस एग्जामिन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, फॉर द पर्पस ऑफ द CRPC हु फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग may determine the language of each court in the state other than the high court। तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट, और ये दे रखा है सेक्शन 272 ऑफ CRPC में। क्वेश्चन नंबर 85, द ऑफेंस अफेक्टिंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री टू विच प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल शैल बी नोटिफाइड बाय। तो आंसर है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये आपको मिलेगा सेक्शन 265A का सबसेक्शन 2 में। क्वेश्चन नंबर 86, in a criminal trial without producing the chemical examiner to the government, the report given by him upon a thing duly submitted for analysis in the course of any proceeding under the CRPC। तो आंसर है कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, इन केसेस ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस और CGM द कोर्ट or such magistrate as the case may be shall forward a copy of its or his finding and sentence if any to। तो आंसर है इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ट्रायल इज हेल्ड, और ये दे रखा है सेक्शन 365 ऑफ द CRPC में। क्वेश्चन नंबर 88, ये स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC मे बी रिकॉर्डेड बाय। तो इसका आंसर है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और ये आप देखेंगे सेक्शन 164 का सब सेक्शन 1 में दे रखा है, जो बोलता है एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन इन द केस सो एंड सो। आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हम कंसर्न है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भले उनके जुरिस्डिक्शन में वो हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 89, द टर्म अनलॉफुल असेंबली मीन्स। तो इसका आंसर है एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स विथ ए कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग ए क्राइम, और जो अनलॉफुल असेंबली का डेफिनेशन है वो दे रखा है सेक्शन 141 ऑफ IPC में। क्वेश्चन नंबर 90, इन इंडियन पिनल कोड द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर। तो आंसर है एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, और ये आपको दे रखा है सेक्शन 8 ऑफ IPC में, जो बोलता है जेंडर की बात करता है। जेंडर द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। क्वेश्चन नंबर 91, मेंस रिया हैज नो प्लेस व्हाइल डिटरमाइनिंग पेनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट, दिस स्टेटमेंट इज, आंसर इज करेक्ट। और ये आप देखेंगे सेक्शन 140 ऑफ NI एक्ट, जो कि बोलता है डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। एक बार इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। इट शैल नॉट बी ए डिफेंस इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉवर हैड नो रीजन टू बिलीव, यानी यही मेंस रिया की बात कर रहा है। व्हेन इश्यूड द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटमेंट फॉर द रीजन स्टेटेड इन दैट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 92, अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑर्डर्ड वेयर। तो इसका आंसर है देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर ascertaining एक्चुअल डैमेज बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट टू बी डन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, ये पार्टनरशिप फर्म इज। तो आंसर नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, ये गलत है। एन इंडिपेंडेंट जुरिस्टिक पर्सन, ये भी गलत है। एन एजेंट ऑफ इट्स पार्टनर, तो पार्टनरशिप फर्म कभी भी पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। तो सेक्शन 4 में जब डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर एंड फर्म एंड फर्म नेम देखेंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94,
इन व्यू ऑफ सेक्शन 105 ऑफ टीपीए, ये लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसफर ऑफ, तो इसका आंसर है ये राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ ये प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और ऑफ मनी, ये शेयर ऑफ क्रॉप्स, सर्विस और एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू। सेक्शन 105 लीज डिफाइन करता है टीपीए का, उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है आर्टिकल 141, जिसका मार्जिनल हेडिंग है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 96, द कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 18 ऑफ सीपीसी फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैन नॉट, तो आंसर है डिसाइड ऑब्जेक्शन रेज ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 97, डोमिनेंट हेरिटेज अंडर द ईजमेंट एक्ट मीन्स, तो इसका आंसर है द लैंड फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ विच द राइट एग्जिस्ट, मीन्स अगर एक ये प्रॉपर्टी है और इसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे ईजमेंट्री राइट एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो ये डोमिनेंट हेरिटेज का लाएगा और ये सबसर्विएंट हेरिटेज कहलाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आप ना सेक्शन 4 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डोमिनेंट एंड सर्विएंट हेरिटेज का डेफिनेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, वेदर ये वैलिड एडॉप्शन अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कैन बी कैंसल बाय द अडॉप्टेड फादर और मदर और एनी अदर पर्सन, तो आंसर है नो। और ये आपका सेक्शन 15 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दे रखा है, जो कि बोलता है वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। क्वेश्चन नंबर 99, ये पब्लिक सर्वेंट हैविंग चार्ज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ये document makes an incorrect translation of a document with an intent to cause injury to B, the offense committed by A is, तो आंसर है इसका नॉन कंपाउंडेबल। और ये इसका जो है वो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें ऑफेंस मेंशन है वो सेक्शन 167 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड है और सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड करता है कि कौन से ऑफेंसेस आईपीसी के अंदर हैं वो कंपाउंडेबल हैं या नहीं है। तो वहाँ पे सेक्शन 167 नहीं मेंशन है, यानी कि सेक्शन 167 जो है वो कंपाउंडेबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग केस अपहेल्ड द constitutionality of section 499 and 500 of IPC, तो ये सेक्शन 499 एंड 500 रिलेटेड टू डिफेंस ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया गया था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो इस तरह से यूपीएचएस 2018 पार्ट 2 का सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।